क्लास वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल हमने कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट लिख लिए थे। आज बात कर रहे हैं फटाफट से मिक्स्ड इकोनॉमी। समझा मैं चुका हूँ बेटा, फटाफट से शॉर्ट नोट लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटा। लो प्यारे बच्चों फटाफट से लिखो हेडिंग मिक्स्ड इकोनॉमी। और बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी में हेडिंग लिखो फीचर्स। मिक्स्ड इकोनॉमी और बेटा हेडिंग लिख रहे हैं फीचर्स। प्राइवेट, फर्स्ट फीचर है प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन Second one, means of production are utilized in a manner. Means of production are utilized in a manner so that means of production are utilized in a manner so that profit will be maximized. Profit will be maximized along with social welfare. Along with social welfare. Third one, private as well as governments direct participation in production. Private as well as governments direct participation in production. Direct participation in production. बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखना प्रिंसिपल मेरिट। सेम टॉपिक है प्रिंसिपल मेरिट। Accelerating GDP growth, accelerating GDP growth along with social justice, along with social justice. Principal demerit, principal demerit, corruption in public sector, corruption in public sector, and gradually facing privatization, and gradually facing privatization. बेटा सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी को रीड करो फिर प्रॉब्लम। फटाफट से रीड करना जितना आज लिखा है जल्द। बेटा फर्स्ट फीचर लिखा हुआ है प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ऑनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। बेटा यानी कि प्राइवेट सेक्टर तो ऑनर है ही है बेटा मींस ऑफ प्रोडक्शन का, गवर्नमेंट भी ऑनर है। और बेटा आपको पता ही है हमारे इंडिया में यही तो हम इकोनॉमी अडॉप्ट करके बैठे हैं। प्राइवेट ऑनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे फार्म, बहुत सारे फैक्ट्रीज की ऑनर बेटा प्राइवेट सेक्टर है और बहुत सारे बेटा गवर्नमेंट दे रहे हैं। ठीक है ना। मैं बात कर रहा था कल भी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या आप BPCL, HPCL, IPCL, इन सब की बात कर लो, सब में गवर्नमेंट के शेयर है। इवन बहुत सारे सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है बेटा? एक पब्लिक सेक्टर बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्या है बेटा? एक पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है बेटा। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे यूज कर रहे हो आप? देखो बेटा प्राइवेट सेक्टर हमेशा काम करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए बेटा, और बेटा सरकार हमेशा काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में बेटा आपके ना टारगेट अचीव होते हैं दोनों, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता रहता है, सोशल भी वेलफेयर होता रहता है। लेकिन बेटा इसका एक प्रिंसिपल डीमेरिट है बेटा,
बाबू हर पब्लिक सेक्टर में कभी ना कभी करप्शन नजर आ जाएगा, और जैसे ही करप्शन नजर आता है बहुत सारे लॉसेज होते हैं, गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज कर देती है। और आप आज की तारीख में तो फिलॉसफी भी समझ गए होंगे गवर्नमेंट की, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सुना है आपने, बहुत सारे बैंकों का मर्जर हो गया, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन एक न्यूज आई थी, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक प्राइवेटाइज होंगे बहुत जल्दी। सरकार अपना 100% शेयर निकालेगी उसमें से बाहर। आपने ये भी नहीं सुना होगा शायद, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो बिजली विभाग है बेटा, ये भी प्राइवेटाइज होने वाला है। गवर्नमेंट धीरे धीरे बेटा प्राइवेटाइजेशन की तरफ भाग रही है बेटा। जैसे ही गवर्नमेंट को लगता है यार ये तो बहुत लॉसेस दिखाने लग गए, यार इसमें तो बहुत करप्शन हो रहा है, या इस बैंक में हो रहा है, या इस डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना शेयर बेच देती है, उसको प्राइवेटाइज कर देती है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, होता क्या है प्राइवेटाइजेशन से बेटा, प्राइवेट सेक्टर चोरी नहीं होने देता किसी चीज की, सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर के पास। समझाने के लिए आपको एक बात बोलता हूं बेटा, ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन और इसके बिल्कुल थोड़ी सी दूर जाकर बेटा दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, ये बेटा प्राइवेट ओन्ड है। मेट्रो कौन चला रहा है बेटा, आपको खैर मैं इतना डिटेल नहीं जाता, लेकिन मैं बता देता हूं, एक प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, बस इतना समझ लो बेटा। मेट्रो में चोरी देखी टिकट की होती है, और इंडियन रेलवे बची आज तक चोरी। सर यही फर्क होता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर उनके पास सिस्टम ऐसे हैं बेटा, कूपन डालो या जो भी कॉइन टोकन मिलता है टोकन डालो, या बेटा कार्ड स्वाइप करो, तभी गेट खुलेगा, तभी एंट्री होगी मेट्रो स्टेशन में, वो चोरी नहीं होने देगा बेटा। और यहाँ कोई सिस्टम नहीं है बेटा, चोरी चोरी है बेटा। तो बेटा इसीलिए गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर देती है कुछ टाइम के बाद आकर चीजों को, ताकि करप्शन रुक जाए। प्राइवेट सेक्टर होने नहीं देता बेटा, जिसने पे करना है अपने एम्प्लॉइज को इतनी सारी सैलरी, ठीक है ना, मेट्रो के पास कोई थोड़े एम्प्लॉय थोड़ी है, जिसने अपने स्टाफ को इतनी सैलरी पे करनी है, वो बेटा अपने कस्टमर्स को चोरी करते हुए देख लेगा क्या? उन्हें चोरी नहीं होने देनी, सब कुछ होने देना है, ठीक है ना बेटा। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कल को प्राइवेटाइज हो गया ना, जितनी चोरी दिखाई देती है इलेक्ट्रिसिटी में सब बंद हो जाएगी बेटा, एक बंदा नजर नहीं आएगा चोरी करने वाला आपको। समझ आई बात? मिक्स्ड इकोनॉमी इतना क्लियर है बेटा, बढ़े आगे बेटा। बाबू आप मेरे साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, हम पेज नंबर 19 पर है बेटा, द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। मैं इस टॉपिक पर हूं बेटा, द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। सामने देखना मेरी तरफ, फटाफट से कुछ रिवीजन कर लेते हैं, एक मिनट सामने देखना बेटा। इंडिया में 5 ईयर प्लान कौन सेटअप करता है? प्लानिंग कमीशन, पुराना नाम, नया नाम नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था इंडिया में? 1950। नीति आयोग रीनेम करा गया था प्लानिंग कमीशन को 2015 में। नीति आयोग हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। याद रहेगा बेटा, सारी बातें याद है बेटा। पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? 1 अप्रैल 1951 to 31 मार्च 1956, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1951 को आया था। बाबू अब तक कितने हो चुके हैं? 12 हो चुके हैं। 13वां आया नहीं है, बता देता हूं, चलो खैर आपको ये बात बेटा। 31 मार्च 17 को इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है बेटा 12 5 ईयर प्लान। और बेटा जब 1 अप्रैल 17 को 5 ईयर प्लान आना था, ये आना था बेटा 31 मार्च 22 तक। और बेटा गवर्नमेंट ने बोला आज से हम कोई भी फॉर्मल 5 ईयर प्लान नहीं लाएंगे, ये 5 ईयर प्लान सिर्फ डिफेंस प्लान होंगे, हम सिर्फ डिफेंस के लिए काम करेंगे बेटा। यानी कि 13th 5 ईयर प्लान कायदे से आप बोलो देयर विल बी नो फॉर्मल 5 ईयर प्लान, ये सिर्फ डिफेंस प्लान है बेटा। और आगे हमेशा ही ऐसा होगा, अब नहीं आएगा बेटा फिलहाल 5 ईयर प्लान। इसका काम है बस अब नीति आयोग का, वो डिफेंस के लिए काम कर रहा है। और आपको ही पता है बेटा फ्यूचर में लड़ाई झगड़े और बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले किसी भी देश के किसी भी देश के साथ, ठीक है ना बेटा। बात ओके, चलो खैर बेटा गोल्स पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान के, फिर इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा करेंगे। आपको बता देता हूं कुछ लगभग हम 3 से 4 पेज पढ़ने वाले हैं, फटाफट से रीड करते हैं बेटा, फिर चर्चा बहुत सारी। Our plan should have some clearly specified goal. The goal of the 5 ईयर plan are growth, modernization, self-reliance and equity. This does not mean that all the plan have given equal importance to all these goals. Due to the limited resources, a choice has been made in each plan about which of the goal to be given primary importance.
Nevertheless, the planner have to ensure that as far as possible, the policies of the plan do not contradict these 4 goals. Let us now learn about the goals of planning in some detail. बेटा देखो, मैं आपको बता देता हूँ किसने क्या बोला, मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल बताता हूँ। बाबू देखो, हर 5 ईयर प्लान का ना बेटा एक शॉर्ट टर्म गोल होता है बेटा, शॉर्ट टर्म गोल, और बेटा एक चीज होती है लॉन्ग टर्म गोल। मैं आपको पहले इन दोनों चीजों में डिफरेंस बता दूं। इधर देखना मेरी तरफ बेटा, मैंने 2 बातें लिखी हैं। 5 ईयर प्लान के कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ बेटा लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। फर्क समझना बेटा। बाबू लॉन्ग टर्म गोल से मेरा मतलब क्या होता है, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये लॉन्ग टर्म गोल पढ़ूंगा। लॉन्ग टर्म गोल से मेरा मतलब क्या होता है बेटा, ये किसी एक 5 ईयर प्लान का स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। जैसे कि मैं बात करूं जीडीपी ग्रोथ, सर मुझे बस एक 5 साल के लिए चाहिए क्या जीडीपी ग्रोथ, 6 साल नहीं चाहिए। मैं बात करूं इक्विटी की, अभी खैर आपको पता नहीं इक्विटी, बाबू मुझे क्या इक्विटी सिर्फ 5 साल चाहिए, अगले 6 साल नहीं चाहिए बेटा। तो बेटा जीडीपी ग्रोथ कोई एक ऐसा स्पेसिफाइड गोल नहीं है बेटा जो एक 5 साल में ही चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं बेटा जो 5 नहीं, जब तक 5 ईयर प्लान रहेंगे बेटा तब तक के लिए चाहिए। मुझे इक्विटी भी तब तक के लिए चाहिए, मुझे मॉडर्नाइजेशन भी तब तक चाहिए, मुझे सेल्फ रिलायंस भी तब तक चाहिए, मुझे जीडीपी ग्रोथ रेट भी तब तक चाहिए। ठीक है ना बेटा। और शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं, हर 5 ईयर प्लान का एक स्पेसिफाइड गोल होता है कि इस 5 साल में मुझे अचीव करना है, अगले चाहे 5 साल में ना भी आए, लेकिन इस 5 साल में ये चाहिए। समझ आया शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है। तो ये लॉन्ग टर्म गोल है, इसने बोला है एक लाइन में, बता देता हूं कि ये लॉन्ग टर्म गोल्स ना कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए विद द, सॉरी, कभी भी ये पॉलिसीज ना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए विद लॉन्ग टर्म गोल्स। बेटा इसको पॉलिसी बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल को कहता है ये ना कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए इनके साथ। मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव ना सेट करके बैठ जाना जिसकी वजह से ये अचीव ना हो पाए। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, हर साल चाहिए ये अचीव होता हुआ। ठीक है जी। तो अभी ये इसने बात करी है लॉन्ग टर्म गोल की। मैंने आपको पहले बोला था 12-13 5 ईयर प्लान है, मैं ईयर याद नहीं करा सकता आपको हर एक के, मैं डेटा उतना याद कराऊंगा जितना आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको कहा था मुझे सबके ऑब्जेक्टिव याद कराने हैं आपको, तो सर सबके ऑब्जेक्टिव तो करेंगे यार। ठीक है जी। चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले लॉन्ग टर्म गोल पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर समझने पे जोर करेंगे, लिख चाहे कर लेंगे। चलो जी। सबसे पहले बेटा इसने एक लॉन्ग टर्म गोल बताया ग्रोथ, और आपको बता देता हूं करेक्ट हेडिंग शुड बी जीडीपी ग्रोथ। चलो पढ़ना। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। बेटा आउटपुट की बात चल रही है, जीडीपी की बात चल रही है। बाबू कह रहा ग्रोथ क्या होती है, कंट्री की कैपेसिटी को रेगुलरली बढ़ाते रहना कि कंट्री ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। ठीक है। It implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services like transportation, banking, or increase in the efficiency or the productive capital and services. इधर देखना बेटा, बाबू जीडीपी होता क्या है वैसे, अगर मैं सबसे आसान भाषा बोलूं जीडीपी की तो क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है बेटा। प्राइमरी सेक्टर आपके देश का एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और बेटा टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, मिलके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में एक देश में प्रोड्यूस करता है वो उस देश का जीडीपी होता है। तो उसने क्या बोला बेटा, पहले इसने बोला कि बेटा हम चाहते हैं कि कंट्री की कैपेसिटी रेगुलरली बढ़ती रहे आउटपुट ऑफ गुड्स या आउटपुट ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस करने की। उसके बाद इसने बोला चाहे तो आप कैपिटल बढ़ा के ऐसा कुछ करो। सर कैपिटल हमेशा इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगती है, कहता है चाहे तो आप कैपिटल बढ़ाकर अपना आउटपुट बढ़ाओ, चाहे बेटा सर्विसेज में एंगेज होकर आउटपुट बढ़ाओ। हमारे लिए तो दोनों ही जीडीपी है। ठीक है ना, जीडीपी है ही क्या सर सही मायने में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का कंट्री। चलो जी आगे बढ़ना बेटा, कहता है अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टेडीली इंक्रीज इन द जीडीपी। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। यू कैन थिंक ऑफ जीडीपी एज अ केक। एग्जाम्पल बड़ा गजब दिया इसने, पढ़ना जरा। कहता है यू कैन थिंक ऑफ अ जीडीपी एज अ केक, कहता है जीडीपी को केक मान लो, एंड अ ग्रोथ इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ केक। और बेटा ग्रोथ क्या है, केक का साइज बढ़ना। इफ द केक इज लार्जर मोर पीपल कैन एंजॉय इट। देख लो बेटा क्या कह रहा है,
बाबू हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? जीडीपी ग्रोथ, और हर साल चाहिए हमारे को, ये किसी 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें हर साल चाहिए बेटा जीडीपी ग्रोथ, तो हर साल बढ़नी चाहिए, अगले 100 साल तक भी, अगले 500 साल तक भी ये ऑब्जेक्टिव हमें चाहिए अचीव होता हुआ। जीडीपी क्या है बेटा? केक। और ग्रोथ क्या है बेटा? इंक्रीज इन द साइज ऑफ केक। जितना बड़ा केक होता चला जाएगा बेटा उतने ज्यादा लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? हर देश को पता है ना जीडीपी के पीछे भागना है। चलो क्या आगे बढ़ना बेटा, कहता है इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इफ द पीपल ऑफ द इंडिया आर टू एंजॉय अ मोर रिच एंड अ वैराइड लाइफ। ठीक है जी। द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, नेमली द एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। मैंने भी यही बात बोली अभी। कहता है द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दिस सेक्टर मेक्स द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। In some countries, growth in the agriculture contribute more to the GDP growth, while in some countries, the growth in the service sector contribute more to the GDP growth. बाबू कहता है इन तीनों से मिलकर बना है जीडीपी, और बेटा कहता है कुछ कंट्री में प्राइमरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, कुछ में बेटा टर्शरी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हमारे इंडिया का अगला आपने स्ट्रक्चर देखा ही था, हाल खराब देख ही लिए थे कल। 75 अप्रॉक्स 10 मैन्युफैक्चरिंग और बेटा 15 से 20 ही है। तो हमारे देश में तो कहने की बात ही नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। ओके बात मैंने रीड करा, अभी तो खैर मैंने एनालिसिस कुछ भी नहीं करा बेटा, जब मैं करूँगा तो मैं करूँगा। पढ़ते चलो। मॉडर्नाइजेशन कहता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। For example, a farmer can increase the output on a farm by using new seeds variety instead of using the old one. Similarly, a factory can increase output by using a new type of machinery. Adoption of new technology is modernization. However, modernization does not refer only to use of new technology but to change in the social outlook, such as recognition that women should have the same right as men. In a traditional society, women are supposed to remain at home while men at work. A modern society make the use of talent of women in a workplace, in banks, in factories, in schools, etc. And such a society in most occasion is also prosperous. लो प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ। बाबू आपको दूसरा लॉन्ग टर्म गोल बताता है मॉडर्नाइजेशन। मेरी तरफ देखना। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, इतना तो पढ़ लिया हमने, इससे ज्यादा एनालिसिस कर लेते हैं, पढ़ने से काम नहीं चलेगा इतना। आप क्या समझते हो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है और क्यों जरूरी क्यों होता है मॉडर्नाइजेशन? बेटा मॉडर्नाइजेशन दो चीजों से मिलकर बना, अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जल्दी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जाओ और बेटा जो अडॉप्ट करिए उसमें भी अपडेशन करते चले जाओ, ये होता है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्यों रिक्वायर्ड है? देखो बेटा मैं आपको एक बात बोलता हूं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के ना दो ही रास्ते होते हैं। या तो अनलिमिटेड कैपिटल डाल दो बेटा, पूल ऑफ रिसोर्सेज डाल दो, भर के रिसोर्सेज डाल दो, या बेटा नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लो। नई टेक्नोलॉजी आती है बेटा, नई नई मशीनरी आती है। आप खुद सोचो, पुराने जमाने में एक सॉक्स बनाने की मशीन आती थी, ठीक है ना बेटा, पूरे साल चला लोगे ना 365 दिन तो बेटा 5000 पेयर ऑफ सॉक्स बना देगी। आज एक नई मशीन आई है बेटा मार्केट में, तो 3 महीने में कर देगी उतना काम। सर देखो प्रोडक्शन बढ़ाने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो पागलों की तरह रिसोर्सेज डाल दो, 50, 60, 100, 500 लेबर रिक्रूट कर दो, कह दो सबकी सैलरी मैं दूंगा, बैठे हो हाथ से सिलनी शुरू कर दो सॉक्स। एक तो रास्ता ये होता है, और आपको पता है बेटा इंडिया में बस इसी चीज की तो कमी है, कैपिटल की तो कमी है। सर तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ाने का? बेटा नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, देश का प्रोडक्शन पक्का बढ़ेगा। तो बेटा मॉडर्नाइजेशन वे है प्रोडक्शन बढ़ाने का। प्रोडक्शन बढ़ाने के दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता बेटा मॉडर्नाइजेशन। और आपको बता देता हूं बेटा, इंडिया में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, आज की तारीख में इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन है बेटा, तो बेटा सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की वजह से। पता है आपको आईटी एक ऐसी फील्ड है बेटा जिसमें इंडिया का बहुत नाम है। मैं तो 11th क्लास में बोल बोल के थक गया था। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समझते हो ना? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, इसमें इंडिया का बहुत तगड़ा नाम है बेटा। पता है आपको? ऐसा बोला जाता है बेटा, इफ इट इज डिफिकल्ट टेल टू इंडिया एंड इफ इट इज इम्पॉसिबल टेल टू रशिया। यानी कि रशिया इज द नंबर 1। अगर आपको लगता है कोई चीज आईटी में इम्पॉसिबल है तो वो रशिया कर सकता है, और अगर आपको लगता है वो बहुत डिफिकल्ट है तो इंडिया कर सकता है, बाकी कोई नहीं है दूर दूर तक।
तो अगर इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन हुआ है बेटा, इट इज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। अगर इंडिया में कभी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था बेटा, इट इज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है ना। और बेटा एनसीईआरटी ने मॉडर्नाइजेशन की एक और अलग परिभाषा भी दी। कहता है खाली मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप नई टेक्नोलॉजी ले आए, सबसे पहले अपनी सोच बदलो, सोशल आउटलुक। ठीक है ना। आज की तारीख में वुमेन्स को भी उतना ही राइट दो जितना मेंस के पास है राइट। ठीक है ना। इनके टैलेंट को यूज करने की कोशिश करो, और आज की तारीख में हमारी सोसाइटी कर रही है बेटा। आप बहुत सारे बैंक्स में बेटा वुमेन की प्लेसमेंट देखते हो, बहुत सारे स्कूल्स में टीचर बेटा वुमेन्स है। ठीक है ना। वर्किंग वुमेन बेटा बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। तो ये बेटा ये भी मॉडर्नाइजेशन। ओके बात, बढ़े आगे चलो। बेटा नेक्स्ट हेडिंग है सेल्फ रिलायंस। बेटा बोलता है अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन by using its resources or by using resources imported from other nation. The first 5-year plan gave importance to the self-reliance, which means avoiding import of those goods which could be produced in India itself. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on the foreign countries, especially for food. अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। It is understandable that people who have recently freed from foreign domination give importance to the self-reliance. Further, it was feared that dependence on the imported food supplies, foreign technology and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to the foreign interference in our policies. लो प्यारे बच्चों समझना। बेटा हमने एक और लॉन्ग टर्म गोल सेट किया, सेल्फ रिलायंस, या आप इसको प्यार से सेल्फ सफिशिएंसी भी बोल सकते हो। मतलब समझते हो सेल्फ सफिशिएंसी का, अपने आप में सफिशिएंट, सिर्फ अपने ऊपर फेथ। बेटा मेरी तरफ देखना, ये इंडिया है बेटा, इससे ज्यादा बनाऊंगा तो हंसी आ जाएगी। ठीक है ना। मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है भाई। ठीक है ना। तो बस ये समझ लो ये इंडिया की कोस्टल लाइन है, हाँ ऊपर सारा इंडिया। ठीक है ना। बड़े खुश रहो। हाँ ऐसे रहे यार, हो जाता है इंसान वीक होता है किसी चीज में। मैं ड्राइंग्स में बहुत वीक हूँ। तो बेटा देखो एक ऐसी कंट्री के बारे में सोचो जिसके ऊपर 200 साल किसी ने राज किया हो। क्या वो कभी ट्रस्ट कर सकता है बेटा फॉरेन गुड्स को, फॉरेन टेक्नोलॉजी को? तो इंडिया के साथ यही हुआ था ना भाई। 200 साल हमने बेटा किसी और को अपने ऊपर राज करते हुए देखा है। तो बेटा इन्होंने अपना लॉन्ग टर्म गोल सेटअप करा कि हम तो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी में बिलीव करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता है बेटा? डिपेंडेंसी अपॉन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट। हम सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे जो गुड्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होंगे। हम फॉरेन का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं खरीदेंगे। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी। और आपको बता देता हूं बेटा ऐसा क्यों करा जाता है, ऐसी पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की जाती है। इंडिया ने क्यों अडॉप्ट की थी? कहता है फर्स्ट 7 5-year प्लान तक तो इंडिया इससे हिला ही नहीं था। पहले शुरू के 7 5-year प्लान 35 साल बेटा गवर्नमेंट यही गाती रही, सेल्फ रिलायंस, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, कोई इंपोर्ट नहीं कोई एक्सपोर्ट नहीं। क्यों बेटा? एक तो 200 साल का डर, दूसरा इंडिया के साथ एक इंसिडेंट हुआ था बेटा 1965। क्या इंसिडेंट हुआ था बेटा? इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी और बेटा इंडियन आर्मी ने लाहौर तक घसीट दिया था पाकिस्तान आर्मी को और पूरा ही कब्जा लिया होता है बेटा। उस टाइम पर यूएसए ने धमकी दे दी थी इंडिया को। इंडिया इज At that point of time, India is not self-sufficient in food grains. हमारे पास सारी फूड ग्रेन अपनी नहीं होती थी बेटा। 60-70% इंडिया में होती थी, मतलब इतनी होती थी कि 60 और 70% इंडियंस खा सकते हैं। बाकी 30 से 40% के लिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन यूएसए। यूएसए ने धमकी दे दी थी कि अगर आप अभी पीछे नहीं हटे तो मैं अभी फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट रोक दूंगा और खाने के लाले बढ़ जाएंगे इंडिया में। तो इस डर की वजह से हमें वापस आना पड़ा था और उस दिन बेटा कसम खा ली थी इंडिया ने कि सेल्फ सफिशिएंसी तो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट इन फूड ग्रेन्स तो चाहिए ही चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो नहीं सकती क्योंकि बेटा हमारा जो नेचर है ना, इसने ना मतलब किसी भी कंट्री को ना पूरा नहीं बनाया। कहीं पर गोल्ड ज्यादा है, कहीं पर क्रूड ऑयल ज्यादा है, कहीं पर मिनरल्स ज्यादा है, कहीं पर स्पाइसेस अच्छे हैं, कहीं ड्राई फ्रूट अच्छे हैं, कहीं फ्रूट्स अच्छे हैं। नेचर ने तो बेटा क्या करा है, हर चीज एक देश को नहीं दी, लेकिन बेटा आप कम से कम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो इन फूड ग्रेन्स। अगर कोई देश आपका हाथ छोड़ भी दे बेटा, चाहे सारे छोड़ दे, कम से कम देश तो भूखा ना मरे।
तो इंडिया ने ये टारगेट लिया था बेटा अपना। और आप कब बताओ कि ये किसी एक 5 ईयर प्लान का एम होना चाहिए कि बस इन 5 साल में आप सेल्फ सफिशिएंट हो, उसके बाद ना होना चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या? चल जाएगी कहानी? नहीं चलेगी ना। तो बेटा तभी बोल रहा था मैं, ये लॉन्ग टर्म गोल है, ये किसी 5 ईयर प्लान का एम नहीं हो सकते। क्या जीडीपी ग्रोथ हो सकता है किसी 5 ईयर प्लान का एम? बाद में नहीं चाहिए, छठे साल नहीं चाहिए आपको। क्लियर हुई बात बेटा? सेल्फ रिलायंस क्या होता है? सेल्फ रिलायंस मींस डिपेंडेंसी अपॉन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आउटपुट। द आइडिया इज नॉट टू एक्सपोज द इंडियन इकोनॉमी टू सम पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आइडिया क्या है सेल्फ रिलायंस का बेटा? किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने एक्सपोज ना हो जाए आपकी इंडियन इकोनॉमी। ठीक है ना बेटा? इंडीड इट वाज हैपेंड इन द ईयर 1965 व्हेन यूएसए थ्रेटन्ड इंडिया टू स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स। ये इंडिया के साथ हो चुका है बेटा। क्लियर है ना जी बात? ओके बात? बढ़े आगे? चलो जी बेटा। बाबू लास्ट हेडिंग इज इक्विटी। इस पे चर्चा खैर इसने तो कुछ भी नहीं लिखा होगा जो मैं बताऊंगा आपको, खैर पढ़ लो, लेकिन शौक पूरा कर लो। Now growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. कहता है देखो, अगर पिछले 3 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपने अचीव भी कर लिए, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, मॉडर्नाइजेशन भर के हो रहा है और इंडिया में सेल्फ रिलायंस जैसी भी फैसिलिटी है, कहता है तब भी सारी दुनिया की, सारे इंडिया की कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं करेगी। इसने ऐसे शुरुआत करी और मैं भी एग्री करता हूं बेटा। जितना मर्जी मॉडर्नाइजेशन कर लेना, जितना मर्जी जीडीपी ग्रोथ कर लेना, और चाहे बेटा आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाना, सारी दुनिया की लाइफ कभी नहीं सुधरती बेटा। चलो पढ़ते चलो, फिर बताऊंगा इसका मतलब। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन अ कंट्री इटसेल्फ and also most of its people living in poverty. It is important to ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor section as well instead of being enjoyed only by the rich. Agreed? लो बेटा क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है बहुत अच्छा मॉडर्नाइजेशन करा, बहुत जीडीपी ग्रोथ करी और आप सेल्फ सफिशिएंट भी हो। ऐसी बेटा सेल्फ सफिशिएंसी का क्या फायदा, ऐसी जीडीपी ग्रोथ का क्या फायदा कि उस जीडीपी ग्रोथ को एंजॉय करने वाले कुछ ही लोग हैं, और इंडिया में भाई बहुत ज्यादा बुरे हाल है। बाबू आपको एक काम की बात बता देता हूं, देखो अगर आप रिच और पुअर कैटेगरी के हिसाब से बेटा इंडियंस को बांटोगे ना, तो बेटा इंडिया के जो शुरू के 10% लोग हैं उनके पास इंडिया का 90% पैसा है, और बचे हुए 90% लोगों के पास सिर्फ इंडिया का 10% पैसा है। कितना ठीक है ये? अब मैं तो कह रहा हूं जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है जी, नेशनल इनकम बढ़ी जा रही है, पर उसको एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ 10% लोग। ठीक? पुअर और पुअर, वीकर सेक्शन और वीकर, तो क्या ठीक हो रहा है भाई देश में? जितना मर्जी मॉडर्नाइजेशन कर लो आप, क्या मजा आएगा इन 90% लोगों को जिंदगी जीने में? क्या क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं बेटा? नहीं जी रहे ना। देखो बेटा इक्विटी का मतलब क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। दुनिया इक्विटी से समझती है इक्वल। सर इक्वल पता है क्या चीज होती है? इक्वल होता है व्हेन ऑल द पर्सन इन अ सोसाइटी गेट अ इक्वल शेयर इन द नेशनल इनकम। इक्वल का मतलब होता है हर इंसान जो इंडिया में रह रहा है सबको बराबर शेयर दे दो नेशनल इनकम में, सबको 25-25 लाख रुपए दे दो, चाहे वो कैसा भी पढ़ा लिखा है, चाहे वो कैसा भी है। ऑब्वियसली किसी देश में ऐसा नहीं होता, एंड नो सोसाइटी वुड सीक दिस। इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज नॉट इक्वल, इट मींस इक्विटेबल। इक्विटेबल का क्या मतलब होता है? डिफरेंस इन अलाउड, डिफरेंस इन द नेशनल इनकम इज अलाउड बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। और बेटा डिफरेंस के बेसिस क्या होते हैं? क्वालिफिकेशन। क्या जो पढ़ा लिखा है उसको कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, जो एक्सपीरियंस है उसको कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, जिसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी और स्किल्स है उसको कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है ना? इक्विटी हम क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस होना चाहिए, हर एक के शेयर ऑफ नेशनल इनकम में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक यार। ठीक है ना? और डिफरेंस का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एबिलिटीज, ये बेसिस होनी चाहिए। आप खुद सोच के देखो इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है बेटा। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं, एक डॉक्टर एक सर्जरी का जो 1 घंटे तक चलेगी 1 लाख लेता है, और एक वॉचमैन जो उसके क्लिनिक के बाहर खड़ा हुआ है बेटा, पूरे साल भर के उसको 8,000 रुपए महीने मिलता है, पूरे साल में 1 लाख भी नहीं मिलते। और डॉक्टर एक सर्जरी का 1 घंटे का 1 लाख कमा रहा है, और बेटा बाहर खड़ा हुआ बेटा वॉचमैन 1 साल का 1 लाख कमा रहा है। द डिफरेंस इज टू लार्ज टू बी सोशली जस्टिफाइड। क्या है? जस्टिफाइड है? जस्टिफाई कर सकते हो किसी भी बेसिस पे इसको। तो बोलता है इक्विटी चाहिए हमारे को।
होना चाहिए, डॉक्टर की और वॉचमैन की सैलरी में ऑब्वियसली डिफरेंस होना चाहिए। उसने पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च करा है, वो एजुकेटेड पर्सन है, वो बहुत क्वालिफाइड है, उसके पास अच्छे स्किल्स है, लेकिन यार थोड़ा कम करो इस डिफरेंस को, ये है मतलब कहने का। ओके बात समझ आई? 4 बातें मैंने एनालिसिस करा, एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं लिखा होगा मेरे कंपैरिजन में जो मैंने बातें आपको बताई। ठीक है ना जी बात? बढ़े आगे। अब एक काम करते हैं बेटा, पहले शॉर्ट टर्म गोल्स लिखते हैं, 12 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव लिखते हैं इसमें, फिर लॉन्ग टर्म गोल की बात करेंगे। एनसीईआरटी में शॉर्ट टर्म गोल्स कहीं नहीं लिखे हुए, लेकिन एमसीक्यू में पक्का आएगा, मैं यार लिख के दे रहा हूं आपको। लो बेटा फटाफट से हेडिंग लिखना बेटा। एक काम करो बेटा, ये एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में ये 4 हेडिंग लिख लो बेटा, छोटी छोटी लिखना, शॉर्ट टर्म गोल के लिए स्पेस ज्यादा छोड़ना, ठीक है ना? आपको बता देता हूं 75% पोर्शन आप इसके लिए छोड़ोगे, सिर्फ 25% पोर्शन में लॉन्ग टर्म गोल की 4 हेडिंग लिख दो जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। वही ग्रोथ, वही इक्विटी, वही सेल्फ रिलायंस की बात जो लिखी हुई है चिपका दो। मैं इतने आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स लिखता हूं। बेटा बोलो नहीं। अरे क्या कर रहे हो यार, लिखो फटाफट से। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। क्या
ये फर्स्ट प्लान का ऑब्जेक्टिव है, ये सेकंड प्लान का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। तो प्यारे बच्चों फटाफट से नोट डाउन करो। बेटा 12 5 ईयर प्लान और इसके ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि 13th स्टार्ट तो हुआ है 1 अप्रैल 17 को, और ये स्टार्ट हुआ है बेटा 31 मार्च 22 के लिए। लेकिन बेटा ये कोई फॉर्मल 5 ईयर प्लान नहीं है। नो फॉर्मल 5 ईयर प्लान बेटा, ये सिर्फ एक डिफेंस प्लान है। ये लिख लेना बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।